डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तैयारी चल रही होगी। अब तो धीरे धीरे लॉकडाउन भी खुलने लगा और उम्मीद है कि जल्दी ही स्थितियां सामान्य होने लगेंगी। हालांकि ये वायरस है, ये जाएगा नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सारे काम धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। ये तो पूरी इधर बीच में पूरा सारा सिस्टम जो है पटरी से उतरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये फिर से पटरी पर आने के चांस बढ़ गए। अभी हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। एनसीईआरटी में अभी तक हम लोगों ने लेसन 11 शुरू किया था, जिसमें अलजेब्रा था, और उसकी लास्ट एक्सरसाइज अब शुरू करने वाले हैं 11.5। अभी तक हम लोगों ने बस कुल 12 ही चैप्टर हैं, 13 मान लीजिए। 13 में से हम लोग 11 आज फिनिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि बहुत जल्दी ही हम लोग 12 भी और 13 भी कर लेंगे। उधर के चैप्टर्स में कुछ खास नहीं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 15.5 सॉरी 11.5। इस चैप्टर में जाते हैं तो पहले मिल जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से कथन समीकरण चर संख्याओं के हैं। सकारण उत्तर दीजिए। समीकरण में संबद्ध चर भी लिखिए। अब चर अचर के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। चर माने उस अक्षर होते हैं जिनके मान अनिश्चित होते हैं, और अचर माने संख्यात्मक मान होते हैं जिनके मान स्थिर होते हैं। अब सवाल उठता है, एक चर का समीकरण कैसा होता है। समीकरण इस प्रकार होना चाहिए कि जिसमें वो जो चर दिया गया है उसका एक निश्चित मान आता हो। अगर निश्चित मान आ रहा है तब वह चर का एक समीकरण माना जाएगा। अगर निश्चित मान नहीं आ रहा है तो वह चर का समीकरण नहीं माना जाएगा। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें है 17 बराबर x प्लस 17। अगर हम इसे हल करें तो पक्षांतर करने के दौरान ये 17 इधर आएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 17 माइनस 17 0 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब एक निश्चित मान है। इसका मतलब यह एक समीकरण है चरों के रूप में। अब b देखते हैं। a था, b में देखें तो ये लिखा हुआ है t-7 इज ग्रेटर देन 5। जब हम इसको हल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका t का फिक्स मान नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा? अगर इस -7 को हम उधर लेकर जाएं पक्षांतर करते समय, तो -7 उधर जाएगा, +7 बनेगा, यानी ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन 12। अब x इज ग्रेटर देन 12 का मतलब हुआ x का मान 12 से बड़ा है। अब 12 से बड़ा कितना है? 13 है, 14 है, 15 है, 100 है, 200 है, 1000 है, क्या है? कुछ निश्चित नहीं है। इसलिए हम इसको चर का समीकरण नहीं मान सकते। बस इतनी सी बात आपको देखनी। सी देखते हैं। सी देखें तो 4/2 बराबर 2 लिखा हुआ। इसमें कहीं x की वैल्यू है ही नहीं। जब x की वैल्यू ही नहीं है तो इसको समीकरण हमको लेने की जरूरत नहीं है। ये अंकगणित है भाई, बीजगणित इसमें कहाँ है? अक्षर इस्तेमाल नहीं किया गया। चलो डी देखते हैं। चर होना चाहिए था ना, इसमें चर तो है नहीं। तो डी के अंदर लिखा है 7 × 3 - 13 बराबर 8। कोई समीकरण नहीं। ये एक आंकिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन चर का समीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर किसी चर का प्रयोग नहीं किया गया। चलिए ई देखते हैं। ई में मिलेगा 5 × 4 - 8 बराबर 2x। ये समीकरण है। क्यों? इसमें इसका 2x यानी x का मान यहाँ ज्ञात किया जा सकता है। अगर हम इसको हल करें तो 5 चौके 20, 20 में से 8 घटाओगे 12, तो 2x बराबर 12 हो जाएगा। और अगर 2x बराबर 12 हो जाएगा तो x बराबर 6, एक निश्चित मान आ जाएगा। और जैसे एक निश्चित मान हो जाएगा तैसे एक समीकरण मान लिया जाएगा। अब चलते हैं f में। f में लिखा है x - 2 बराबर 0। एग्जैक्ट मान है। देखो -2 जब उस साइड जाएगा तो x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 आ जाएगी। इसका मतलब चर का एक समीकरण है। मेरे ख्याल से बात आप समझ पा रहे होंगे कि जब x का एक निश्चित मान आ जाए, x या कोई भी वेरिएबल दिया हो, जब उसका एक निश्चित मान आए तब हम उसको एक चर का समीकरण कहेंगे। और अगर वो नहीं मान निकलता है, अगर वो उससे ज़्यादा कम निकलता है या वेरिएबल का मान फिक्स नहीं हो पाता है, तो मान लेंगे कि वह समीकरण नहीं है। हम लोगों ने f तक देख लिया। आइए जी देखते हैं।
जी में लिखा हुआ है कि 2m इज लेस देन 30। देखो यहाँ m की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ सकती, क्योंकि अगर हम 2 उस साइड ले गए तो हम लिख सकते हैं m इज लेस देन 15। 2 उधर जाएगा भाग करेगा, तो अब m की वैल्यू 15 से कम है। कितनी कम है? 15 के पहले 14 है, 13 है, 12 है, 11 है, क्या है? कुछ नहीं निश्चित है, इसलिए हम इसको समीकरण नहीं मान सकते। जी के बाद आएगा h। h में लिखा है 2n प्लस 1 बराबर 11। देखो इसमें n का एक फिक्स वैल्यू आ रही है। कैसे? +1 अगर उधर गया तो -1 होगा, यानी 2n बराबर 10 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक निश्चित मान आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई h जो है एक निश्चित समीकरण है। i देखते हैं। i में लिखा है 7 बराबर 11 गुणा 5 माइनस 12 गुणा 4। बिल्कुल नहीं, इसके अंदर किसी चर का प्रयोग नहीं किया गया, इसका मतलब हम इसको एक चर का समीकरण नहीं मान सकते। i के बाद आता है j। j में लिखा है 7 बराबर 11 गुणा 2 प्लस p। अब देखो इसमें कुछ संभावना है। देखो 11 दूना में 22 होता है, जब 22 इधर जाएगा तो -22 हो जाएगा, और -22 में से 7 घटाया जाएगा, यानी p की वैल्यू क्या हो जाएगी? p की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 22। अब क्या होगा? p बराबर क्या हो जाएगा? -15। एक फिक्स वैल्यू आ रही है ना? फिक्स वैल्यू जब आ रही है तब उसको हम एक समीकरण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जे हो चुका। आगे बढ़े। मुझे लगता है कि क्लियर हो रहा होगा, और पिछले एग्जाम्पल्स, पिछले एक्सरसाइजेज आप लोगों ने जरूर किए होंगे। के की वैल्यू दिख रही है 20 बराबर 5y। 20 बराबर 5y बिल्कुल सही है। क्यों? 5y बराबर 20, तो y यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, मतलब y बराबर हो जाएगा 20 बटा 5। काटोगे तो आएगा 4, और 4 एक समीकरण है। x की फिक्स y की वैल्यू फिक्स मिल गई। अब यल में लिखा है 3q/2 इज लेस देन 5। नहीं है, समीकरण नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? कि 2 अगर उधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो हो सकता है कि 3q इज लेस देन 10। अब 3q इज लेस देन 10, इसका मतलब q की वैल्यू लेस देन 10/3। तो लेस देन वैल्यू आ गई है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, इसलिए हम इसको समीकरण के रूप में नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अब आता है m। m में देखोगे तो लिखा है z प्लस 12 इज ग्रेटर देन 24। नहीं हो पाया। ग्रेटर जो सिंबल, देखो इक्वल का सिंबल होना जरूरी है। इक्वल का सिंबल जब होता है तो एग्जैक्ट वैल्यू आती है, और ग्रेटर और लेस से खाली स्थिति का पता चलता है, पोजिशनल होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता। पोजीशन में एग्जैक्ट में अंतर होता है। एम भी नहीं बन पाया। आओ एन देखते हैं। एन के अंदर देखो तो लिखा है 20 माइनस 10 माइनस 5 बराबर 3 गुणा 5। नहीं, इसके अंदर कहीं कोई वेरिएबल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते। और आखिरी है ओ। ओ देखते हैं तो उसके अंदर मिल रहा है 7 माइनस एक्स बराबर 5। ये है। देखो क्या करना है, x को आप उधर लेके जाओ, पॉजिटिव बन जाएगा, और 5 को इधर ले आओ, नेगेटिव बन जाएगा। मतलब हो जाएगा x बराबर 7 माइनस 5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2 एग्जैक्ट। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब एक कथन दिया हुआ। देखो एनसीईआरटी किताबों में खासियत होती है कि थोड़ी दूर पढ़ाने के बाद एक ब्लॉक बना करके एक जानकारी दी जाती है। तो एक जानकारी मैंने दे रखी है, अब मैं पढ़ देता हूँ, अगर आपको रीडेबल ना हो यहाँ पर। तो बीजगणित का प्रारंभ करके एक हेडिंग दिया गया, और उस पर कुछ लाइन लिखी गई। तो उसमें कुछ विद्वानों के नाम भी है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। यह कहा जाता है कि गणित की एक शाखा के रूप में बीजगणित का प्रारंभ लगभग 1550 ईस्वी पूर्व, ईस्वी शताब्दी से 1550 साल पहले, अर्थात आज से 3500 पूर्व हुआ, 3500 वर्ष पूर्व, जब मिस्रवासियों ने अज्ञात संख्याओं को व्यक्त करने के लिए संकेतों का प्रयोग करना आरंभ किया। अज्ञात माने एग्जैक्ट नहीं है। जैसे सपोज करो एक आदमी बगीचे में थे, आया और उससे पूछा गया भाई अमुक पेड़ पर आम कितने होंगे, गिना नहीं था उसने कहा 1 आम होंगे बस।
तो इससे क्या हुआ कि संकेतों में व्यक्त किया गया, एग्जैक्ट वैल्यू जो उसके दिमाग में नहीं आई तो उसके बदले में कोई संकेत इस्तेमाल किया, बस वही बीजगणित का आधार बन गया। फिर आगे जानकारी दिया गया है कि 300 ईस्वी पूर्व के आसपास भारत में अज्ञात को अक्षरों में व्यक्त करना और व्यंजक बनाना एक बहुत सामान्य बात हो गई, यानी ईस्वी शताब्दी से 300 साल पहले। अनेक महान भारतीय गणितज्ञों जैसे आर्यभट्ट जन्म हुआ था इनका 476 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 476 ईस्वी पूछा जाने वाला सवाल है। ब्रह्मगुप्त जन्म 598 ईस्वी, महावीर लगभग 850 ईस्वी और भास्कर सेकंड जन्म 1114 ईस्वी तथा कई अन्य ने बीजगणित के अध्ययन में बहुत योगदान दिया। उन्होंने अज्ञात राशियों के लिए बीज, वर्ण इत्यादि जैसे नाम दिए और उन्हें व्यक्त करने के लिए रंगों के नामों के प्रथम अक्षरों के रूप में प्रयोग किया गया, जैसे काला से का, नीला से नी अक्षरों का इस्तेमाल किया। हमारे पास XYZ नहीं था, काका गागा था, तो उसी को इस्तेमाल किया। एल्जेब्रा के लिए भारतीय नाम बीजगणित इन्हीं प्राचीन भारतीय गणितज्ञों के समय के काल का है। फिर करा शब्द एल्जेब्रा लगभग 825 ईस्वी में बगदाद के एक अरब गणितज्ञ मुहम्मद इब्न अल खिवारिज़मी द्वारा लिखित पुस्तक अल जिबार अल मुगाह बलाह के शीर्षक से लिया गया। अब देखो इसमें खास जानकारी यही दिया गया कि जो गणित हम लोग पढ़ रहे हैं ये कोई ताजी घटना नहीं है, ईस्वी शताब्दी के पहले ऐसा लोग सोच पा रहे थे। बताओ, जब हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, यानी पत्थरों से लोग तोड़ रहे थे, उस समय में कोई यह भी सोच रहा था कि अक्षरों के लिए, वस्तुओं के लिए हमको संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए और वह आगे चल करके अलजेब्रा नाम की गणित बन जाती। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये जानकारी अवश्य होना चाहिए सबको। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में एक टेबल दिया गया। टेबल में क्या दिया गया, मैं टेबल यहां बना दे रहा हूं। तो पहले लिखा क्रम संख्या है, तो उसमें ए से लेकर क्यू तक अक्षर लिखा है, ABCDEFGHIJKLMNOP क्यू तक लिखा गया। यहां समीकरण बनाया गया, यहां चर का मान लिखा गया, चर का मान, और समीकरण संतुष्ट हाँ या नहीं, समीकरण संतुष्ट हाँ या नहीं, ये दिया गया। अब इसमें हम इसको लाइन खींच देते हैं इसे, तो टेबल बढ़िया बन जाएगी। हालांकि थोड़ा छोटा छोटा हो गया, हमारे ऊपर विद्यार्थी पहले से कहते थे कि आप सर छोटा लिखते, यहाँ पे तो और छोटा बन गया। लेकिन थोड़ी सी कैमरे की क्वालिटी हमने बढ़ाई है, इसलिए आपको इस समय अच्छे वीडियो देखने को मिल रहे होंगे, उम्मीद है ऐसा। आइए, अब पहले में लिखा है 10y बराबर 80। बताओ, तो क्या हम 10y बराबर 80 से चर का मान निकाल सकते हैं? y बराबर क्या हो सकता है? ये 10 जब इधर आएगा तो भाग करेगा, तो 10 8 80, y का मान 8 आ जाएगा नहीं? अब इन्होंने लिखा है 10, तो हम क्या करेंगे? नहीं के लिए हम क्रॉस इस्तेमाल कर रहे हैं, y का वैल्यू 10 नहीं है, 8 है ना? यहाँ पर देखो, सही है। दूसरा चलिए, 10y बराबर फिर 80, तो चर का मान क्या आ गया? y बराबर तो हम 8 ही लिखेंगे। अब इन्होंने भी 8 लिखा है, इसका मतलब ये सही हो गया। यानी जो 10y बराबर 80 समीकरण है उसमें y का मान बताना था, 10 गलत चला गया, 8 सही है। आगे देखते हैं, फिर 10y बराबर 80, फिर हमको y का मान बताना, y बराबर तो 8 ही होगा।
अब जो है यहाँ पे लिखा है 5, हम क्या कर लेंगे, नहीं हो सकता। ये 3 उदाहरण आप सोच रहे होंगे 3 एग्जाम्पल क्यों दिया, तो आपको ये समझाने के लिए दिया गया है कि देखो इस y का एक फिक्स वैल्यू होता है, न तो उससे ज़्यादा होता है न तो उससे कम होता है। आपको याद रखना चाहिए कि y की एक फिक्स वैल्यू होती है समीकरण के अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। डी में लिखा है 4l बराबर 20। अच्छा बताओ, अगर 4l बराबर 20 हो जाए तो 4 बचे 20, l बराबर 5 आ जाएगा। और अगर l बराबर 5 आ जाएगा तो l बराबर 20 नहीं आएगा, 5 आएगा। ठीक है ना, क्लियर। फिर लिखा है 4l बराबर 20, तो l बराबर तो हम लोग 5 ही लिखेंगे। और दूसरी जानकारी में क्या लिखा है, 80। नहीं, गुणा नहीं हो रहा, भाग होना चाहिए था, यही बताने की कोशिश किया जाए। अगली बार लिखा है 4l बराबर 20, हम तो l बराबर 5 ही लिखेंगे। और इन्होंने क्या लिखा, l बराबर 5, तो हम कह देंगे हाँ सही है। इसका मतलब एक एक समीकरण के 3 मान दिखाए जा रहे हैं, एक बड़ा बनाया जा रहा है, एक छोटा बनाया जा रहा है। ऐसा बनाया जा रहा है कि आपको ये पता चले कि हाँ इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, अलग अलग वैल्यू नहीं होती है। आगे लिखिए, जी में लिखा हुआ है b+5 बराबर 9। अच्छा बताओ, अगर b+5 बराबर 9 है तो 5 अगर इधर आ जाएगा तो 9 में से घट करके 4 बचेगा, यानी b बराबर हमारा उत्तर 4 आ जाएगा। और इन्होंने क्या लिख रखा है, इन्होंने लिख रखा है b बराबर 5, गलत है। फिर देखो, अब मैं इसी को पहले लिख लेता हूँ, बार बार लिखने में लाइन मिस हो रही है। तो b+5 बराबर 9, फिर तीसरे नंबर पर भी वही बात है, b+5 बराबर 9, आई हो गया। अब जे में लिखा है h-8 बराबर 5, h-8 बराबर 5, यहाँ पर लिखा है h-8 बराबर 5, फिर h-8 बराबर 5, यानी यल तक हमारा हो गया। अब m में देखो p+3 बराबर 1, p+3 बराबर 1, फिर 3 बार यह रहेगा p+3 बराबर 1, फिर p+3 बराबर 1, और सब में वही है p+3 बराबर 1, और फिर वही है p+3 बराबर 1। अब चलो वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर b की वैल्यू हमारी 4 आएगी, यहाँ भी b की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। यहाँ h की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 उधर जाएगा तो 8 5 13 आ जाएगी। यहाँ भी h बराबर 13 हो जाएगा, यहाँ भी h बराबर 13 हो जाएगा। यहाँ पे p बराबर क्या हो जाएगा, जब +3 इधर जाएगा तो -3 बनेगा, तो -3 + 1 -2 आंसर आ जाएगा। तब p की वैल्यू -2, p की वैल्यू -2, p की वैल्यू -2, p की वैल्यू -2 हो गया। अब इसको भी लिख लेते हैं, उसके बाद सही गलत का निशान बना लेंगे। तो 80 के बाद 5 हम लिख चुके हैं, 9 4 8 0 3 3 1 0 -1 -2 ये दिया गया। अब बताओ क्या हमारी वैल्यू मैच कर रही है, 4 नहीं, 4 हाँ, 13 नहीं, 0 नहीं, 13 नहीं, एक भी नहीं मिल पाया। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये सही चला गया। ये समीकरण बताने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर आपके पास समीकरण आए तो उस चर का एक निश्चित मान होता है, और निश्चित मान से ना तो कम होता है ना तो ज़्यादा होता है। अच्छा सवाल था, इसी बहाने से एक समीकरण को समझने की क्षमता पैदा होती। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा सवाल लिखा है कि प्रत्येक समीकरण के सम्मुख कोष्ठकों में दिए मानों में से समीकरण का हल चुनिए, दर्शाइए कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते। इसी तरह का लगभग सवाल है। ये है तीसरा सवाल का ए हम देख रहे हैं। लिखा है 5m बराबर 60, और यहाँ विकल्प दिया गया है 10 5 12 15। आपको बताना है इसका उत्तर इनमें से कौन हो सकता है। तो आप बताओ, जब 5 का गुणा m से हो रहा तो उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो m बराबर हो जाएगा 60/5, काटोगे तो 12 आ जाएगा, तो ये आपका उत्तर हो गया 12। अब
समीकरण का मान संतुष्ट क्यों नहीं है? अभी अगर हम m की जगह 12 रख दें तो देखो 12 25 60 और 60 बराबर हो जाए। किसी और वैल्यू को रखने पर 60 60 बराबर नहीं होगा, इसीलिए हमारा 12 को संतुष्ट करता है, बाकी संतुष्ट नहीं करते। ठीक है, आओ बी देखते हैं। बी में लिखा है कि n + 12 बराबर 20 और विकल्प में दिया गया है 12, 8, 20, 0। अच्छा बताओ, जब आप 12 उधर करेंगे तो वह +12 उधर जाके -12 हो जाएगा, तो n बराबर 8 हो जाएगा। अगर 8 हो जाएगा तो 8 को आप यहाँ कर सकते हैं। और अब ये कह रहा है कि समीकरण संतुष्ट करो। अगर हम 8 यहाँ रख दें तो 8 + 12 20 हो जाएगा, और यहाँ भी 20 है, तो बात बराबर हो जाएगी। किसी और वैल्यू को रखने पर यह समीकरण संतुष्ट नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं सी। सी में लिखा है p - 5 बराबर 5 और उत्तर दिया गया है 0, 10, 5, -5। बताओ, अगर ये -5 उस साइड जाएगा तो प्लस करेगा, तो ये हो जाएगा p बराबर 10, यानी 10 हमारा मान सही है। अगर हम इस 10 को यहाँ रख दें तो 10 - 5 बराबर 5 और 5 बराबर हो जाएगा, इसलिए हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। देख रहे हैं आप, किसी और मान से संतुष्ट नहीं हो पाएगा। यही सिद्ध कर रहा है कि इस समीकरण का एक निश्चित मान होता है। अब चलते हैं डी की तरफ। लिखा है q/2 बराबर 7 और विकल्प में दिया है 7, 2, 10, 14। बताओ, /2 है, उधर जाएगा गुणा करेगा 2 सते 14, यानी q बराबर 14 होगा। ये रहा, यानी q की जगह पे अगर हम 14 रख दें तो 14 में 2 से भाग देने पर 7 आएगा, और इधर भी 7 है, हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा? इससे 0 पर अलजेब्रा नहीं होती। ये सबसे ज़्यादा 0 पर काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि क्लास 6 है, यहीं से अलजेब्रा प्रारंभ हो रहा है। आइए देखते हैं ई। ई में लिखा है r - 4 बराबर 0, और यहाँ विकल्प दिया गया है 4, -4, 8 और 0। बताओ, अगर ये -4 उधर जाएगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, ये रही, और किसी मान को रखने पर समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। f लिखा हुआ है x + 4 बराबर 2 और विकल्प यहाँ दिया है -2, 0, 2, 4। आप देखो, अगर +4 उधर गया तो -4 बनेगा, यानी x बराबर होगा 2 - 4 यानी -2। हमारा उत्तर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि और कोई वैल्यू रखने पर समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। तो आपका ये तीसरा सवाल समाप्त हुआ। क्लियर हो रहा होगा? चौथा देखते हैं। चौथा में एक सारणी दी गई है, एकदम उसी तरह की, और सारणी में बना देता हूं। इसमें लिखा है ऊपर m और नीचे लिखा है m + 10। ऐसे कहाँ तक लिखा है? 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये डॉट 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 दिया हुआ है कि ये सारणी कितनी भी लंबी हो सकती है। अब हमको बताइए कि अगर m की वैल्यू 1 है तो m की जगह 1 रखोगे तो 10 + 1 11 होगा। m की जगह 2 रखोगे तो 12 होगा। m की जगह 3 रखोगे तो 13 होगा, ये 14 होगा, ये 15 होगा, ये 16 होगा, ये 17 होगा, ये 18 होगा, ये 19 होगा, ये 20 होगा, और होता चला जाएगा, चाहे जहाँ तक सीरीज जाए। देख रहे, ये सवाल है। ये चौथा का ए था। अब चलो बी देखो, इसमें भी एक सारणी दी गई है। वो सारणी कैसी है उसको भी देख लिया जाए। इसमें ऊपर दिया है t और नीचे दिया है 5t। अब फिर यहाँ पर क्या दिया है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 दिया हुआ है कि अगर सीरीज आपको मिल गई तो फिर लिखते जाइए। अब बताओ, अगर टी की जगह हम 3 रख दे तो 3 × 5 = 15 होगा। 3 की जगह 4 रख दे तो 4 × 5 = 20 होगा। 5 रख दे तो 5 × 5 = 25। 6 रख दे तो 6 × 5 = 30। 7 रख दे तो 7 × 5 = 35। 8 रख दे तो 8 × 5 = 40। होता जाएगा? हो जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका मतलब अगर ये इसका 5 गुना है तो इसका भी ये 5 गुना होना चाहिए। तो आपका बी था। एक सी भी बना हुआ, आप सारणी बना करके ही उत्तर दिया जा रहा है। देखिए,
CSRD है, एक फिर टेबल बनाया गया, ऊपर लिखा है Z और नीचे लिखा है Z/3। अब यहां पर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15 और ये डॉट 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 दिया हुआ ढेर सारा। तो यहाँ तो जानकारी के लिए इन्होंने कुछ जानकारी यहाँ कर भी दिया, जैसे 8 की Z की जगह 8 रखोगे तो 8/3 होगा, और भाग दोगे तो 3 दूनी 6 और 2/3, यानी 2 सही 2/3 आ जाएगा। 9 में जब आप 3 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 9/3 बराबर 3, यहाँ पर आप भर दोगे 3। 10/3 करोगे तो 10/3 क्या होगा, 3 3 9 1 10/3, यानी 3 सही 1/3। 11 में जब आप 3 से भाग दोगे तो क्या होगा, 3 3 9 2 11/3, यानी 3 सही 2/3। 12 में जब आप 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4। 13 में जब आप 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 चौक के 12 1/3, 4 सही 1/3। 14 में जब आप भाग देंगे तो क्या होगा, 3 चौक के 12 2/3, 4 सही 2/3, और 15 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 5। तो एक क्रम आपको दिख रहा है, 2/3 फिर 3, फिर देखो 3 सही 1/3, 3 सही 2/3, फिर 4, 4 सही 1/3, 4 सही 2/3, फिर 5, ऐसे होता जाएगा। 5 सही 1/3, 5 सही 2/3 और फिर 6 होता जाएगा, अगर ये सीरीज आगे बढ़ती जाए तो। और एक और है डी। तो डी में आप देखते हैं कि यहां पर भी एक सीरीज बनी हुई है सारणी, इसमें लिखा है m, यहां लिखा है m-7। देखो ये है एनसीईआरटी पढ़ाने का तरीका, जोड़ना भी दिया, घटाना भी दिया, गुणा भी देगा, भाग भी देगा, है कि नहीं। ये है अच्छा तरीका। यहाँ लिखा है 5 6 7 8 और ये गया है 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13, जाते जाओ जहाँ तक जाओ। अब बताओ अगर m की जगह हम 5 रख दें तो 5 में से 7 घटाओगे तो -2, 6 में से 7 घटाओगे तो -1, 7 में से 7 घटाओगे तो 0, फिर 1 2 3 4 5 डॉट 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 चाहे जहाँ तक जाओ बनता चला जाएगा। तो ये आपका चौथा सवाल कंप्लीट होता है। अब पांचवा सवाल देखो, कहानी जैसा बना हुआ कुछ पढ़ते। लिखा है कि निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए। आप ऐसी पहेलियां स्वयं भी बना सकते हैं। पहेली बनाना है, एक वर्ग के अनुदिश जाइए, प्रत्येक कोने को 3 बार गिनकर और उससे अधिक नहीं मुझ में जोड़िए और ठीक 34 प्राप्त करिए। एक वर्ग के अनुदिश जाइए, एक वर्ग बना लीजिए, 5वां सवाल का पहला था, एक वर्ग बना दीजिए। तो कह रहे हैं कि एक वर्ग के अनुदिश जाइए और प्रत्येक कोने को 3 बार गिनो, यानी इसको 3 बार गिनो, इसको भी 3 बार गिनो, इसको भी 3 बार गिनो और गिनो और मुझ में जोड़िए और ठीक 34 प्राप्त करिए। मतलब कि मैं कौन हूं, मान लो x, तो उसमें 3 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो और बराबर प्राप्त करो 34। तो क्या x की वैल्यू निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है। 3 6 12 12 हुआ, तो x बराबर हो जाएगा 34 - 12 यानी 22। यानी मैं कौन हूं, 22। क्लियर हो? अच्छा ये नहीं है, प्रत्येक कोने को 3 बार गिनकर, ठीक तो है। अब चलिए दूसरा, प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे से ऊपर गिनिए। ठीक, सप्ताह के प्रत्येक दिन को यदि आपसे कोई गलती नहीं की है तो आप 23 प्राप्त करोगे। यानी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे ऊपर से गिनिए। तो अब मैं मान लो x, और प्रत्येक दिन को आप गिनोगे, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार, तो आप 7 जोड़ोगे ना इसमें, और जब 7 जोड़ोगे तो आपको 23 प्राप्त होगा। तो बताओ x की वैल्यू क्या है। 7 उधर जाएगा तो माइनस होगा, कितना हो जाएगा 16। ऐसे ही मैं एक विशिष्ट संख्या हूं, मुझ में से 6 निकालिए और एक क्रिकेट टीम बनाइए। देखो
तो जो वैल्यू नहीं पता है उसी को x मान लो। कह रहे हैं तीसरा में कि मैं एक विशेष संख्या हूं, मान लो x हूं, और कह रहे मुझ में से 6 निकालिए और क्या प्राप्त हो जाएगा, एक क्रिकेट टीम बन जाएगा। क्रिकेट टीम मतलब 11 खिलाड़ी। तो बताओ मैं कौन हूं, ये -6 उधर जाएगा तो +6 बन जाएगा, 11 6 17, यानी मैं 17 हूं। ऐसे ही चौथा दिया हुआ है कि बताइए मैं कौन हूं, मैं एक सुंदर संकेत दे रही हूं, आप मुझे वापस पाएंगे यदि मुझे 22 में से निकालेंगे। सोचो, मैं एक सुंदर संकेत दे रही हूं, आप मुझे वापस पाएंगे, यानी x पाएंगे, आप मुझे वापस पाएंगे यदि मुझे 22 में से निकालेंगे। यानी अगर हम 22 में से x निकाल दें तो मैं ही मिलूंगा। 22 में से मुझको निकालिए तो मैं मिल जाऊंगा। तो अब बताओ, इस -x को इधर लेकर जाए तो 2x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 22। तो बताओ x बराबर क्या होगा, 11। सही बात है, 22 में से 11 को निकालो तो क्या मिलेगा, 11। तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया ये इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अब इसमें से हमने चर्चा की पर थोड़ी सी बात है और चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या लिखा है, एक बार अलजेब्रा देख लीजिए। हमने तीलियों का प्रयोग करके अक्षरों और अन्य आकार बनने के प्रतिरूप देखे हैं। हमने किसी आकार को कई बार बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम बना लिया। आपको याद होगा जो 2n-1 3n-1 करके हम लोगों ने बनाया था। वह आकार जिसे बनाया जा रहा है, जितनी बार बनाया जाता है वह संख्या बदलती रहेगी। इसके मान 1 2 3 कोई भी हो सकते हैं। यह एक चर है जिसे किसी अक्षर जैसे n से व्यक्त किया जा सकता है। ये पहले एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरी जानकारी दिया है कि एक चर विभिन्न मान लेता है, यानी ग्रहण करता है। इसका मान स्थिर नहीं होता है। एक वर्ग की लंबाई का कुछ भी मान हो सकता है। यह एक चर है। कोई वर्ग है, मेरे पास एक वर्ग है, उसकी भुजा क्या है नहीं मालूम, तो x है। कोई भी चर मान लो, ठीक है। परंतु किसी त्रिभुज के कोणों की संख्या 3 निश्चित है, यह चर नहीं है। अगर पूछा जाए त्रिभुज में कितने कोण होते हैं तो एग्जैक्ट 3 होते हैं, वहाँ x आप नहीं बोल सकते। नहीं, जो संख्या निश्चित है वो है, और जो नहीं निश्चित है वहीं पर वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तीसरा पॉइंट है कि हम एक चर को दर्शाने के लिए कोई भी अक्षर यानी n, l, m, x, y, z कुछ भी ले सकते हैं। चौथा पॉइंट दिया है कि व्यवहारिक स्थितियों में हम चरों की सहायता से विभिन्न संबंधों को व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। चर संख्याएं ही हैं, यद्यपि इनके मान स्थिर या निश्चित नहीं है। हम संख्याओं की तरह इनका योग, विकलन, गुणन, विभाजन संक्रियाएं कर सकते हैं। विभिन्न संक्रियाओं का प्रयोग करके हम चर वाले व्यंजक का मान ज्ञात भी कर लेते हैं, जैसे x-3, x+3, 2n, जो भी बना दीजिए आप, बहुत सही। छठा पॉइंट है कि चर हमें ज्यामिति और अंकगणितीय दोनों के सामान्य नियमों को व्यापक रूप में व्यक्त करने में समर्थ बनाते हैं। उदाहरणार्थ, यह नियम कि दो संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योग वही रहता है, तो हम a + b = b + a आराम से कह सकते हैं। यहाँ चर a और b किसी भी संख्या जैसे 1 2 3 4 5 12 17 जो भी चाहो कर सकते हो आप गिनती में। समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है, इसे एक चर वाला व्यंजक बराबर एक स्थिर संख्या के रूप में भी ले सकते हैं, जैसे x-3 = 10। तो यहाँ से x का मान एकदम निश्चित आ जाएगा, बहुत सही है। फिर 8वां पॉइंट है कि एक समीकरण के 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। इन दोनों पक्षों के बीच समता होना चाहिए, इसलिए बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। 9वां पॉइंट है समीकरण का बायां पक्ष समीकरण के दाएं पक्ष के बराबर उस समीकरण में संबद्ध चर के एक निश्चित मान के लिए होता है। हम कह सकते हैं कि चर का वह निश्चित मान समीकरण को संतुष्ट करता है, स्वयं यह समीकरण का हल कहलाता है। आप देखे होंगे एक समीकरण के अंदर केवल एक ही अक्षर होता है, उस अक्षर के लिए केवल एक अंक होता है जो उसे संतुष्ट करता है, और वही उसका हल कहलाता है। और आखिरी पॉइंट है कि हल ज्ञात करने की यह विधि प्रयत्न और भूल विधि है, इसको हिट एंड ट्रायल कहते हैं। इस विधि में हम चर को कोई मान देकर यह जांच करते हैं कि यह मान समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं। तो चर को हम ऐसे विभिन्न मान तक देते रहते हैं और जब तक हमको चर का सही मान नहीं प्राप्त हो जाता। इनका कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो कहीं लिखा है x + 5 = 12, तो अब हम x की जगह 1 रखते हैं, तो 5 1 6 नहीं बराबर हुआ। 2 रखते हैं, 2 5 7 नहीं बराबर हुआ। 3 रखते हैं तो 3 5 8 नहीं बराबर हुआ। 4 रख देंगे तो 4 5 9 नहीं बराबर हुआ। 6 रख दो, 6 5 11 नहीं बराबर हुआ। 7 रख दो तो 7 5 12 हो गया। इसका मतलब x का मान 7 होना चाहिए, ये बताने की कोशिश किया रहा है। तो एक तरह का खेल है ये, बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।